यस, तो जीएसटी फुल फॉर्म एवरीबडी नोज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है. इट इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. कैन एनी वन ऑफ यू टेल द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? यस, yes, very right. Indirect tax means that tax which can be shifted to someone else, means whose impact and incidence, imposition and incidence, they are on different persons. Imposition word comes from impose, किसी के ऊपर लगाना, लगाया किसी और के ऊपर जाए, और उसका इंसिडेंस, इंसिडेंस होता है उसका फाइनल बर्डन. फाइनल बर्डन मतलब अल्टीमेटली हु पेज फ्रॉम हिज पॉकेट, एंड में किसके पास से मनी जाता है. तो दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड, सो एनी टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, दैट टैक्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये हो गया हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स. तो अब इसकी जरूरत क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस दिस टैक्स फॉर द गवर्नमेंट. तो हमारे कंट्री में क्या था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, दे कवर वेरी लेस पार्ट ऑफ अवर टोटल पॉपुलेशन. Mainly direct taxes are imposed on incomes of the people or incomes of the corporations या corporate sector, firms sector, ठीक है. तो hardly, you will be surprised to know, hardly 4 to 5% of our total population that was paying this direct tax. अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 6% के अराउंड ही हुआ है. Means that is very less percentage. That means कि अगर हम 5% भी माने डायरेक्ट टैक्स है, तो उसका मतलब 95% of the total tax revenue of the government that is coming from indirect taxes. यही मतलब हुआ 100 रुपीज की इनकम में से अगर ओनली 5 रुपीज आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहे हैं, तो बाकी के 95% दे आर कमिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के हैं, वेराइटी ऑफ टैक्सेस वर देयर. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, अब उसमें भी क्या था, नाउ अवर्स इज ए वेरी लार्ज कंट्री, मेनी स्टेट्स आर देयर, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग भी उनका राइट था करने के लिए. ऑल्दो फाइनेंशियल पावर्स आर, अथॉरिटी इज विद द सेंटर, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो हैविंग देयर रोल. तो क्या होता था, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपने अपने अकॉर्डिंगली वेरिएशंस भी कर लेते थे. सेल्स टैक्स है, जैसे कई बार आपने रास्ते में देखा होगा, चुंगी जिसको बोलते हैं ना, ऑक्ट्रॉय टैक्स जिसको बोलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना सामान में, तो चुंगी रास्ते में जैसे बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो वो लगती है. तो वो उस जो एरिया होता है उसकी अपना जो म्यूनसिपल कमेटी है या कॉर्पोरेशन है उसकी इनकम का सोर्स बन जाती है. मतलब वेराइटी थी, वेरिएशंस होते हैं. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम कि जो जैसे ट्रेडर्स हैं पंजाब हरियाणा के, अगर वो साउथ में जाके अपना कोई सामान बेचते हैं, या साउथ के ट्रेडर्स आके नॉर्थ ईस्ट में अपना सामान बेचते हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी इलाके में अदर देन वंस ओन स्टेट, तो उनको वेरियस डिफिकल्टीज वर बीइंग फेस्ड बाय देम. टैक्स का स्ट्रक्चर हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट है, एक जगह कोई और है, दूसरी जगह कोई और है. तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि क्यों ना ऐसे हो कि पूरे कंट्री में एक जैसा स्ट्रक्चर हो, कोई पर्सन चाहे वो पंजाब में काम कर रहा है, चाहे वो तमिलनाडु में काम कर रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर भी है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो विच शुड बी सेम एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. तो किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो, पूरे कंट्री में एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह हमारा कंट्री काम करे. तो दैट इज वाई आपने वो एक पॉपुलर लाइन भी लिखी हुई, वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, ये लिखा हुआ है ना उसमें. वन नेशन वन टैक्स का मतलब कि भी पूरे कंट्री में एक ही टैक्स, एक जैसा टैक्स लगेगा. ठीक, ये एक टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, डायरेक्ट तो है ही है, वो तो अलग है ही है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में एक सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री. ठीक, और इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच हैज स्टार्टेड दिस जीएसटी. इंडिया से पहले भी बहुत सारे कंट्रीज ने, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई जगह और भी मेनी कंट्रीज आर देयर जहाँ पे जीएसटी है. बट ये है कि उन कंट्रीज में पहले से स्टार्ट किया हुआ है, तो नाउ दे हैव बिकम फेमिलियर विद ऑल द डिफिकल्टीज. एक होता है ना व्हेन वी स्टार्ट न्यू वर्क, तो इन द इनिशियल स्टेजेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दे आर बाउंड टू बी देयर. ये नहीं होता कि फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो पिक्चर परफेक्ट काम हो जाए, 100% सही हो जाए, ऐसा नहीं होता. सम प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू बी देयर. तो एज वी मूव फर्दर, एज वी प्रोसीड, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जो डिफिकल्टीज आती है वी ट्राई टू ओवरकम देम विद द पॉसिबल सोल्यूशंस. तो इंडिया में भी व्हेन ऑन 1 जुलाई, आई होप यू रिमेंबर, उस दिन 3 साल ही हुए अभी, तो रात के टाइम पे पार्लियामेंट खोली गई थी, पहली बार ऐसे हुआ था. तो रात को ये 12 बजे, मतलब जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, तो उस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया था. तो उसमें शुरू में क्या हुआ कि कई प्रॉब्लम्स आई, तो प्रॉब्लम बाद में करते हैं. तो अब है कि ये जीएसटी को बनाया किसने,
तो इट इज़ नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। उसके लिए टैक्स का क्या सिस्टम होगा, किस रेट से कैसे कैसे इसको आगे स्टेजेस पे लाया जाएगा, तो उसके लिए एक बनाएगी पहले जीएसटी काउंसिल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। अब उस काउंसिल में विच आर द मेंबर्स, एक है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं, वन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड रेस्ट ऑल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जितनी भी हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स के, चाहे वो सेम पार्टी के हैं जिसमें सेंटर की गवर्नमेंट है जिसकी, या कोई और है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है तो हमें पूछा नहीं है, या किसी और अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है तो हमसे पूछा नहीं, बिना पूछे काम करिए, ऐसा नो पार्टी कैन से दिस थिंग। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी, जैसे पंजाब में उस समय अकाली दल की गवर्नमेंट थी तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, हरियाणा में जो थे, जो भी स्टेट्स हैं, सभी के फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है इन दैट जीएसटी काउंसिल, दैट फाइनेंस मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग हिज स्टेट। उसकी स्टेट के लोगों को अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो उसको बारे में टू रेज द पॉइंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। बाद में नहीं कोई कह सकता है कि जी नहीं ये हमारे लोगों के लिए तो नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो सभी के साथ मिलके एट दैट टाइम, अब तो लेट है, मिस्टर अरुण जेटली ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो मेनी मीटिंग्स टुक प्लेस, लॉन्ग सेशंस, बहुत डेलिबरेटली होता है, बहुत लंबा टाइम लगा के सोच समझ के, मतलब ऑल द प्रोसीजर्स दे वर इम्प्लीमेंटेड, दे वर प्लान्ड आउट एंड देन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल वो सारा डिसाइड करती है कि कितने % टैक्स होगा, कितने % नहीं होगा, हाउ टू रिवाइज, बढ़ाना है, कम करना है, विच थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड और विच थिंग्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, और देयर कैटेगरीज टू बी रिवाइज्ड, कहाँ क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय जीएसटी काउंसिल, नॉट बाय ए सिंगल पर्सन, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन। जीएसटी काउंसिल is liable या responsible, yes bete, those who are at home they are also requested to note down that GST council is liable या responsible for bringing any change in the tax structure or tax rates in the country, tax rates of GST in the country. This GST council includes finance minister of the country या finance minister of the central government and finance minister of the central government या इंडिया भी ऐसे भी बोल सकते हो, and finance ministers of all the states of India, finance ministers of all the states of India। ये क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा कि GST council comprises what या who are there in the GST council, तो आपका आंसर होगा finance minister of India and finance ministers of all the state governments of India, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है ये 4 टैक्स स्लैब्स हैं, आई थिंक ये आपने उसमें भी किया होगा, कौन कौन सी 4 टैक्स स्लैब्स, मतलब कैटेगरीज बना दी गई कि इतने % टैक्स इम्पोज होगा। कैन यू प्लीज टेल इफ यू रिमेंबर, एक एक बता दो आप। हाँ जी, 5%, 12%, नो नहीं, ऐसे तो 28%, 18% एंड लास्ट वन 28%, ठीक है। अब कई जगह इसको 4 स्लैब्स बोल देते हैं, 4 टैक्स स्लैब्स बोल देते हैं, कई जगह 5 टैक्स स्लैब्स बोलते हैं। 5 का मतलब सिर्फ ये है 0%, 0% का मतलब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। तो अब 0 को कोई गिनता है या नहीं गिनता है, तो अदरवाइज 4 भी वर्ड आ जाता है, 5 भी आ जाता है, बोथ आर ओके। 0% मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, उसके बाद 5%, देन अपना 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। अच्छा, अब हम 0 को मान लो एक तरफ छोड़ भी दें, तो 0 का सिर्फ मतलब ये है कि एज पर द लेवल ऑफ, आई होप यू रिमेंबर, एक हमने कॉन्सेप्ट किया था नेसेसिटीज, उसके बाद होता है कंफर्ट्स, उसके बाद होता है लग्जरीज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो वेरी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, बिल्कुल ही विच आर यूज्ड बाय ऑल द पीपल, उसमें कोई रिच एंड पुअर का कोई चक्कर नहीं है, एवरीबडी कंज्यूम्स खाने पीने का सामान। अब खाने पीने का सामान भी ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ व्हीट फ्लोर ही यूज करते हैं या राइस ही यूज करते हैं, खाने पीने में भी वैरायटी इज देयर। एडिबल आइटम्स का बाजार जाते हैं, देखते हैं कई तरह की चीजें हैं,
कोई मतलब अंत ही नहीं है ना। तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो बिल्कुल बेसिक नीड की चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, 0% टैक्स का मतलब कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर होगा। 5% का मतलब है कि जो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अब इसमें जो चीज़ें हैं दे कीप ऑन, दिस काउंसिल कीप्स ऑन रिवाइजिंग दोज। अब जब इम्प्लीमेंट किया था इनिशियली तो कई सारी चीज़ें थी, बाद में उनकी कैटेगरी चेंज की गई है, ठीक है। तो उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ता, आप कोई भी एक दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। तो जैसे ये 5% है, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन, लेट मी टेल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 0% में, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जिनके पास टीआर जैन बुक है ठीक है, वो वहाँ से देख लें, जिनके पास नहीं है दे कैन नोट डाउन। वी जस्ट नीड 1 or 2 examples. Fresh fruits and vegetables 0% because these are consumed by all. Then tea, coffee, spices, ये 5%. ठीक है। अदरवाइज मेनी थिंग्स आर देयर बट इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द नेम्स। अब इतनी चीजें हैं, थाउजेंड्स और कमोडिटीज आर देयर, सारी याद नहीं हो पाएंगी। एनी 2 एग्जांपल्स कैन बी डन। टी, कॉफी, स्पाइसेस 5%। उसके बाद 12% में है बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स जो लोग कंज्यूम करते हैं, बटर तो ऑलमोस्ट सभी कंज्यूम करते हैं। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है, इनका है 12%। एंड देन पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, इनके ऊपर है 18%। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर जो होता है, डिटर्जेंट। अब आप ध्यान से सोचिए, केक, पेस्ट्री एक बहुत ही गरीब आदमी नहीं उसको इस्तेमाल करता, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना बेसिक फूड ही ले सके, तो वो ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करता। तो इस करके जैसे जैसे चीज़ की कीपिंग इन व्यू कि कौन सी इनकम ग्रुप के लोग उनको कंज्यूम करने की एबिलिटी रखते हैं। ऑब्वियसली जिसके पास इनकम होगी केक लेने वही आदमी जाएगा, पेस्ट्री लेने वही आदमी जाएगा। एक बड़ा गरीब आदमी जिसके पास एक टाइम के 2 चपातियाँ खाने का नहीं है, वो केक पेस्ट्री नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इनकम वाइज ये रखा गया है। एंड देन लास्ट है 28%, इसमें आ जाता है ऑटोमोबाइल्स, डिश वॉशर, वेंडिंग मशीन्स एक्सेट्रा। डिश वॉशर, ऑटोमोबाइल्स, बाकी आप कोई और भी एग्जांपल, आप जरूरी नहीं ये एग्जांपल लिखना है। इफ यू व्हेन यू सर्च यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन राइट दोज आल्सो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज 4 या 5 बोथ वर्ड्स आर ओके। तो ये कैटेगरीज में टैक्स जो रेट है वो इम्पोज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा एक और है कि टैक्स स्ट्रक्चर किस टाइप का है। अब आपने ये नाम किया होगा, कितनी टाइप का है टैक्स स्ट्रक्चर? सेंट्रल जीएसटी नाम किया हुआ है ना, सेंट्रल जीएसटी, फिर एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। आप नोट कर लो जिनके पास नहीं है। सीजीएसटी ये आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। सी कैपिटल लेटर में बेटा प्लीज राइट डाउन सीजीएसटी, दैट मीन्स सेंट्रल जीएसटी। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन सेकंड इज SGST, फर्स्ट लेटर है, कोई मुश्किल नहीं है। SGST दैट मीन्स स्टेट जीएसटी, स्टेट, बाकी आगे जीएसटी है सबके पीछे। देन थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड लास्ट है एक यूनियन टेरिटरी, UT आगे जीएसटी। चलो अब आप ये सबको ही पता होगा, नाम से ही क्लियर हो जाता है। विच अथॉरिटी कलेक्ट्स सेंट्रल जीएसटी? सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम से ही पता चल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा कंट्रोल है। जो भी इसकी इनकम होगी दैट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट जीएसटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्शन इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब उसका मतलब अगर हम पंजाब में हैं तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट करेगी, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट करेगी, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट है वो सारी कलेक्शन कम्स टू दैट वेरी गवर्नमेंट, दैट वेरी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कलेक्टेड बाय स्टेट। थर्ड क्या था, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंटर। इसमें होता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई डीलिंग की जाती है, कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, पंजाब के लुधियाने के ट्रेडर जाके हरियाणा के रोहतक में जाके कोई सामान खरीदे बेचे, तो
तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई। जब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, 2 या मोर देन 2, तो वहां पर जो भी कलेक्शन होता है उसका जो भी ड्यूटी है लेने की, वो आ जाती है सेंटर के पास। क्योंकि उस केस में तो फिर दोनों गवर्नमेंट्स आपस में भी तो लड़ ही सकती है ना कि ये मेरा शेयर है, मेरा शेयर है। तो उस केस में वो उसकी जो कलेक्शन है दैट गोज टू, शेयर गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी का वो बताइए। वो भी ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज किसके कंट्रोल में होती हैं? अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। और प्रेसिडेंट को कौन उसमें रिप्रेजेंट करता है? गवर्नर। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज स्टेट की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती हैं, दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरी के ऑब्वियसली फिर वो जाएगा किसके पास? सेंटर के पास ही जाएगा। ठीक, तो स्टेट का सिर्फ एक हिस्सा बनता है, बाकी के तीनों सेंटर के पास ही जाते हैं। ठीक, तो दैट मीन्स जो सेंटर है उसके पास थोड़ी मॉनिटरी अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती है, फाइनेंशियल ज़्यादा कलेक्शन आएगी तो उसके पास ही ऑब्वियसली आना है। अच्छा, उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें हैं विच हैव नॉट बीन कवर्ड इन दिस जीएसटी। वो कौन कौन सी हैं? एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक है दूसरा हमारा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, लिकर वगैरह जो होता है वो, और एक और है आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। लेट मी चेक बिकॉज इसमें मिस्टेक ना हो जाए, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, प्लीज नोट डाउन बेटे। इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इट इज इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज नोट डाउन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, petroleum products, alcoholic drinks, and electricity are not taxed under GST, are not taxed under, लिख लो बेटे, ये आ सकता है, electricity, alcoholic drinks and petroleum products। ठीक है, these are not taxed under GST, rather they are separately taxed by the individual state government। ठीक है, इन तीनों चीजों के ऊपर जो जीएसटी लगाने का जो भी है राइट है, कितना लगाना है कितना नहीं, और इसकी कलेक्शन, वो सारा कुछ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज इन 3 चीजों के ऊपर जो जीएसटी काउंसिल थी उसमें सहमति नहीं बनी थी। सहमति, कंसेंट समझते हो ना, सबका की सलाह हो जाना। तो क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि उनके पास भी कोई अथॉरिटी रहे, कुछ फाइनेंशियल कोई सोर्स रहे इनकम का। तो अब आप देखते हो, चाहे लिकर प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दे आर नॉट हेल्दी प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं दे अर्न ए ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ लिकर। अभी आपको थोड़ा अगर याद होगा तो मंदिर गुरुद्वारे बाद में खुले थे और ये लिकर की दुकानें पहले खुल गई थी। क्यों? क्योंकि सरकार की इनकम का सोर्स है। तो चाहे हेल्थ के लिए नहीं, अब ये तो लोगों ने अपने आप ही सोचना है ना कि व्हाट थिंग दे शुड कंज्यूम और नॉट, बट सरकार को इनकम होती है। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो वांटेड सम अथॉरिटी इन द कलेक्शन ऑफ दिस मनी, इनको भी रेवेन्यू हो, तो ये उनके ऊपर सहमति नहीं बनी कि भी ये भी हम इसको भी किसी कैटेगरी में डाल दें। ऐसे ही जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल की भी खूब कंजम्पशन होती है, मतलब इन द मॉडर्न टाइम नो स्टेट, नो इंडस्ट्री, इवन पर्सन्स, हम लोग आम लोग पेट्रोल डीजल के बिना काम नहीं चलता है। तो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो भी ये भी स्टेट्स अपने पास ही रखना चाहती हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी सारे ही कंज्यूम करते हैं, पुअर से पुअर भी कंज्यूम करता है, रिच से रिच भी कंज्यूम करता है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर कंसेंट नहीं बन पाया था सबका, तो इस करके दे हैव बीन केप्ट अलूफ फ्रॉम द टैक्स कैटेगरी। तो ये स्टेट के पास ही है, ये है मेन। ठीक है, बस दिस वाज ऑल अबाउट दिस जीएसटी। और इसका डिटेल नहीं है कि ये आगे इसका प्रोसीजरल कैसे इसको लगाया जाता है या कैसे नहीं है, मतलब एप्लीकेशन कैसे होती है, वो कुछ नहीं है, हमने बस मेन याद रखना है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गिवन इन द बुक ऑल्सो, started on, implemented on 1st of July 2017, and who was the finance, ये भी आ सकता है, who was the finance minister at that time, मिस्टर लेट अरुण जेटली। ठीक है, उसके बाद है कि इसके टैक्स स्लैब्स होती हैं, अगर 0 को इंक्लूड करें तो 5 है, अगर 0 को नहीं इंक्लूड करते तो 4 है। फिर भी आपने याद रखना है 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, and the items which have been covered under these percentages of tax rates slabs, they have been revised and they will be revised
ये नहीं है कि एक चीज अगर वो 18% पे आ गई तो एवरग्रीन वो हमेशा के लिए 18% ही रहेगी, ऐसे नहीं। बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। लोगों की इनकम अगर बढ़ती है तो ये चीज़ों का भी आगे पीछे स्लैब्स हो सकते हैं। सो दीज आर टू बी, दीज कैन बी रिवाइज्ड ऑल्सो। एंड देन who is responsible to make any change or any revision in these tax structure, in this tax structure? GST Council, which comprises finance minister of the country as well as of different state governments of the country. ठीक है? And then 4 types या structure of GST, ये word याद रखना, structure of GST उसमें आ जाता है 4 parts आ जाते हैं। Central GST collected by center, state GST collected by state, integrated GST collected by center, and because in this more than 2 states, 2 या more than 2 states are involved, and last union territory GST again collected by the center. बस ये हमारा इतना ही करना है, ठीक है जी। बस इतना करके और एक एक दो एग्जाम्पल अगर आप और नेट से देखते हो, जो भी एग्जाम्पल आप याद करना चाहो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं जो बोल रहे हैं वही करना है, ठीक है। विद दिस ऑल अबाउट GST इज ओवर। नाउ वी आर लेफ्ट विद डीमोनेटाइजेशन, वो कल करते हैं, ठीक। अच्छा, अभी टुडे आई हैव ब्रॉट वन सैम्पल पेपर, तो उसमें एक जगह दिया हुआ था एक चैप्टर, इफ यू रिमेंबर, उसमें हमने किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो उसमें ये कर लिया था वेरियस सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच आर दोस expenditure on education, expenditure on health, on the job training, migration, information, expenditure on information, ठीक है। And after that in the book one topic was given, problems of human capital formation या challenges before human capital formation. तो at that time I just briefly told you तो कि आप पढ़ लेना, but that was not explained. But when I checked this sample paper, तो इसमें in one of the papers only एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि what are the challenges before human capital formation, ठीक है। तो अदरवाइज जो रिवाइज्ड सिलेबस है इट्स नॉट मेंशन्ड देयर, बट स्टिल अगर पूछ लिया तो हम कर लेते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैं आप घर जाके अगर बुक नहीं है तो आप देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। वेरी सिंपल, मतलब पढ़ लेना कि अगर आ जाए तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू राइट। जस्ट ए मिनट, चैप्टर है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी बेटे, इट इज आई एम हैविंग ओल्ड बुक एंड इट्स पेज नंबर 5.8 एंड 9, 5.8 एंड 9, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि वेरी इजी, आपको सब वैसे ही पता चल जाना है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल स्किल्ड पीपल। आप अभी पढ़ रहे हो तो आपके लिए, आपके साथ क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल इज बीइंग फॉर्म्ड। आपको पढ़ा के आगे स्किल्ड पीपल बनने तक के प्रोसेस में आपकी पढ़ाई चल रही है, आप जितने साल भी आगे पढ़ते हो, ठीक है। तो लोगों को स्किल्ड बनाना, इस लेवल के ऊपर लेके आना कि दे शुड बी। Tanveer, are you asking any question? No, ma'am, your voice is glitching. I can't hear your voice very well. Okay, बेटे, connection तो ठीक ही है. I try to speak loudly. Otherwise, from my side, I am unable to understand. Everything is fine. Anyhow, तो the process का Ma'am, I think a weak connection is there. connection भी मैम ठीक ही है. Ma'am, I think connection is weak. चलो फिर मैम उसमें I am helpless. I can't do anything. कोई नहीं बेटे, आपको समझ आ जाएगी. When you read the points in the book, they are quite easy. बहुत easy है, कोई difficult कुछ भी नहीं है. तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, so the process मतलब the all those activities which are conducted to make people better in the sense skilled, educated, technically sound people. So all those things they form the part of, they form this human capital formation, ठीक है। कोई हम प्रैक्टिकल कोई कोर्स करते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, चाहे फॉर्मली या इनफॉर्मली, वो सारा जिससे भी हमने सीख के कुछ अपने प्रोफेशन में हमें हेल्प होती है, वो सारा हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन इंडिया? दिस इज विद रिगार्ड टू इंडिया। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज बीइंग फेस्ड बाय अवर कंट्री, दैट इज द ह्यूज साइज ऑफ अवर पॉपुलेशन। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कंट्री के, हमारे जैसे कंट्री के पास में, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज आर लेस। रिसोर्सेज मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एजुकेशनल रिसोर्सेज, स्किलफुल एक्टिविटीज लोगों को सिखाने के लिए उतने नंबर ऑफ टेक्निकल कॉलेजेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस
और ट्रेंड टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये इतना मैन पावर नहीं है हमारे, ट्रेंड मैन पावर, जिसको मैन पावर तो बहुत है, बट वो किस फील्ड में हमें चाहिए। अगर कोई मेडिकल की एजुकेशन ले रहा है तो मेडिकल पढ़ाने वाले लोग भी तो चाहिए। अगर कोई कॉमर्स की एजुकेशन ले रहा है तो पढ़ाने वाले लोग भी बताने वाले चाहिए। वो कहाँ पर है? वो नहीं है उतने जितने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ड्यू टू ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन, द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री टू ट्रेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग, तो वो नंबर ऑफ पीपल इज़ वेरी लेस। वो नंबर ऑफ पीपल भी है एज वेल एज फाइनेंशियल, कि लोगों के पास पहले आप सीखेंगे, इतने रिसोर्सेज होंगे तो ही कोई आप पहले पढ़ता है, फिर ही जाके कोई सिखा पाता है किसी को। या गवर्नमेंट भी, जो चाहे स्टेट और सेंटर, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड रन द इंस्टीट्यूशंस इफ दे हैव सफिशिएंट मनी। और हमारे कंट्री में क्या है, एट दैट टाइम वी हैव रेड, हमारे जीडीपी का हार्डली 2 to 3% is spent on education. Least proportion of our total budget is being spent by the government on education. क्यों? क्योंकि और ज़रूरतें नहीं खत्म हो रही। पढ़ाना तो बाद की बात है, पहले तो किसी को खाने पीने का अरेंजमेंट हो। कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, पीडीएस सिस्टम है, फ्री हाउसिंग दे रहे हैं, कोई ना कोई स्कीम, वेलफेयर स्कीम चली जा रही है, और नंबर उसका इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो एजुकेशन बड़े लास्ट वाले नंबर के ऊपर ही आ जाती है हमारी कंट्री में। प्राइवेट एफर्ट्स हैं, बट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट उतने नहीं हैं। उतना भी हम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि हर एक काम गवर्नमेंट करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर लेस, फाइनेंशियल एज वेल एज स्किल्ड रिसोर्सेज। तो इस करके ये एक प्रॉब्लम है। फिर सेकेंड प्रॉब्लम है सीरियस इनएफिशिएंसीज। सीरियस इनएफिशिएंसीज का मतलब है रिसोर्सेज एज दे आर नॉट मेड यूज ऑफ एंड अंडर यूटिलाइज्ड। मतलब ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो एजुकेटेड पीपल हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है, अब वो भी क्या हो रहा है, दे मेनी ऑफ देम आर many of them are unemployed and many are underemployed. एक मिनट में पानी पीती हूँ। So the available resources, those who are well educated, many of them are unemployed and many are underemployed. अपने आसपास ही हम देखते हैं पार्ट टाइम काम करते हैं लोग, या एज पर देयर स्किल एंड एफिशिएंसी दे डोंट गेट वर्क। तो इसका मतलब कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो कैपेबिलिटीज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर आर इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम, इन बिल्ट सिस्टम। अपने आप ही है, ऐसा सिस्टम ही ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के होने के करके काम नहीं मिल पाता। ये है एक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ब्रेन ड्रेन। ये पेपर में मतलब 1 मार्क में भी आ सकता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, कैन एनीवन टेल? हाँ जी बेटे। वेरी राइट, very right, perfectly all right answer. When talent of highly skilled people that migrates to other advanced countries of the world in search of better opportunities, economic opportunities. ठीक है, तो टैलेंट का मतलब टैलेंट कोई भी फील्ड में हो सकता है, साइंस के फील्ड में या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, कोई भी जो हाईली टैलेंट मीन्स हाईली क्वालिफाइड पीपल, हाईली स्किल्ड पीपल, when after getting education in India, after getting skilled in India, उसके बाद when time comes to work in the economy, work in the practical life, those people they don't want to remain in India, rather they want to go to some other country, especially American country, Western European country, वहाँ पे जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, चले भी जाते हैं। When those people they work there, तो अपना स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन को उस कंट्री के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। शायद पहले भी बताया आपको, अमेरिका में जो नासा है उनका स्पेस एसोसिएशन है, तो वहाँ पर 40% से भी ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन हैं। तो इसका मतलब हो गया, अगर वही 40% अपने यहाँ काम करते
तो अपने यहाँ काम करके शायद उतने पैसे उनको नहीं मिल रहे थे जितने वहाँ पर सैलरीज उनको मिल रही हैं। ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बहुत फेमस है, या वहाँ के आईटी सेक्टर में मैक्सिमम 33 या 34% पीपल, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, वो इंडियन है। तो इसका मतलब वो लोग पढ़ाई उन्होंने यहाँ पर की है इंडिया में, बट जब काम करने का टाइम आया, अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, देन दे शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। सच में नहीं कि ब्रेन निकाल लिया किसी का, कोई उसको ट्रांसफर कर दिया। ब्रेन का मतलब अपना दिमाग किसी और कंट्री की, अब ऑब्वियसली जहाँ जाएंगे उस जहाँ भी काम करेंगे तो उनका जो एनर्जी है, उनका जो नॉलेज है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दैट वेरी कंट्री, उन्हीं के काम में आएगा। तो वो कंट्रीज उसको यूज करते हैं और आगे एडवांस करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है हमारा एक और है, सेवरल इम्बैलेंसेज आर देयर। इसका मतलब है कि हमारे जो 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तो उसमें इम्बैलेंस ये है, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी एजुकेशन बेस बड़ा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं बच्चे, 5th तक, 8th तक, 10th तक लेते हैं, 12th तक लेते हैं। उसके बाद कॉलेज की एजुकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन, मतलब ये अपना नहीं, सेकेंडरी तो 9th ऑनवर्ड सेकेंडरी है 12th तक, तो प्राइमरी उसके नीचे, और हायर एजुकेशन का मतलब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज भी चले जाते हैं, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले और भी कम होते हैं, क्योंकि हर एक फिर आगे अपना काम शुरू कर देते हैं, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। मतलब वेरी लेस नंबर इज लेफ्ट फॉर हायर एजुकेशन। बट हो क्या रहा है कि लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन हायर एजुकेशन, बट मैक्सिमम मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू दोज इंस्टीट्यूशंस। मैक्सिमम जो मनी है गवर्नमेंट का, वो हायर एजुकेशन के जो स्कूल कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होती है या हायर लेवल की पढ़ाई होती है, तो उनको मेंटेन करना, उनको बनाना, मेंटेन करना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है। प्राइमरी स्कूलों के ऊपर सबसे कम खर्चा होता है, जबकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक इम्बैलेंस है कि भी उस जगह पे ज़्यादा गवर्नमेंट के बजट का पार्ट जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बट हो उल्टा रहा है कि हायर इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रेंथ कम है, एक्सपेंडिचर इज मोर, बट इन द लोअर लेवल्स स्ट्रेंथ इज मोर बट एक्सपेंडिचर इज लेस। तो ये इम्बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद है, ये पहले ही सेम ही है, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, ये मतलब सिंपल वही पहले जो बताया कि काम नहीं मिलता है लोगों को। एंड देन वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि भाई इन आवर कंट्री ऑल्दो पीपल आर वर्किंग कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी जो एप्टीट्यूड टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है आम लोगों का, आम इंस्टीट्यूशंस में, वो फिर भी अभी भी कम है। तो उसके करके भी, बट उसका मतलब ये नहीं है, कई बार आपने देखा होगा एक प्रोग्राम आता है, ओ माई गॉड इंडिया, पता नहीं ओ माई इंडिया कुछ ऐसे आता है ना एक प्रोग्राम, वो जो कपिल वाले शो में सपना कृष्णा अभिषेक प्रोग्राम को होस्ट करता है, ओ माई गॉड इंडिया करके कुछ ऐसा है प्रोग्राम का नाम। तो उसमें दिखाते हैं कि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग इंटीरियर विलेजेस में, दूर दराज के इलाकों में, दोज हु डोंट गेट एनी एक्सपोजर, वहाँ पर भी कोई जैसे मैकेनिक है, कोई स्कूटर मैकेनिक है, या कोई कार रिपेयर करने वाला है, या कुछ ऐसे है, वो लोग भी अपना काम करते करते कुछ ना कुछ नई चीज़ वो अपनी बना लेते हैं। कभी इंजन ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, कोई नया कुछ ना कुछ अपना, जिसको आम अपने इंडिया में जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़ कर लिया। तो वो एक बाइक का इंजन, उसके पहिए लगा दिए, वो कार बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेस पेट्रोल कंजम्पशन, इस तरह का कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहते हैं। तो मतलब क्या है कि कोई जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उसको करने के लिए सिर्फ यही नहीं कि जो लोग, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वही कर सकते हैं, दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट वो किसी के भी पास हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया हाई फाई कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में जाए तो ही एक्सपेरिमेंट कर सकता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ऐसे लोगों को, दोज हु हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट बट दे डोंट हैव एक्सपोजर, अगर ऐसे लोगों की पढ़ाई हो जाए तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो ज़्यादा नई चीज़ों का पता लगा सकते हैं, बजाय उसके उन लोगों के जिनको हम धक्के से इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, ट्यूशंस रखते हैं, नहीं पढ़ो पढ़ो, उनका टेम्परामेंट नहीं होता, पढ़ना नहीं चाहते, बट सिंस दे हैव रिसोर्सेज तो भेज दिए जाते हैं या उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये है कि हमारे कंट्री में साइंटिफिक टेम्परामेंट इज देयर बट दैट इज नॉट बीइंग फुली एक्सप्लॉइटेड, ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब वो लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता है, ठीक है। बस ये 4-5 प्रॉब्लम्स है मेन। इसमें सबसे ज़्यादा जो आ सकता है ब्रेन ड्रेन वाला है, ठीक।
सो ये प्रॉब्लम्स आपने थोड़ा ध्यान से रीड कर लेना कि इन केस अगर आ जाए तो वी शुड बी इन ए पोजिशन टू राइट समथिंग. ठीक है. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? बेल इज गोइंग टू बी देयर. चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल कर लेंगे डीमोनेटाइजेशन का. और अब आप बता दीजिए कि फ्रॉम विच साइड यू वांट टू स्टार्ट रिवीजन. डीमोनेटाइजेशन हार्डली 5-7 मिनट का ही है, कोई ज़्यादा नहीं है. इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करना है. न्यू लेसन फिर जो लास्ट से किया वहाँ से शुरू कर लें, बिकॉज दैट लेसन हैज़ वेटेज ऑफ 6 मार्क्स. चैप्टर 1 और मार्क्स 6. वो क्या बोलता है शोले फिल्म में, कितने आदमी हैं, गोली 1 और बंदे 2. चैप्टर 1 और मार्क्स 6. ठीक है. तो वो लेसन घर से पढ़ के आना, याद करके आना है. डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. तो फिर मैं क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू मैम. नाउ यू कैन एंड द मीटिंग.